हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रवेश बेटा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सिटी दिसंबर एग्जाम में सीडीपी से आने वाले वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका 5 सेट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे आज आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर यहाँ पर दिया गया है, टाइप किया गया है और आप तक कहीं ना कहीं पहुँच भी रहा है। आप लोग अपने नोट्स में उस क्वेश्चंस को लिखिए जो क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल नया हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम है काफ़ी टफ होने वाला है। और आपका जो क्वेश्चंस है, जो आपका प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके ही बनेगा। अगर आप अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो जो आपका टाइम है, आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस करते हैं उसका भी कहीं ना कहीं पता चल सकता है। डेली यहाँ पे आपको 9 बजे हर एक क्लास दिया जाता है। अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, इसके बारे में आपको बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो पहले वाला का आपका चौथा बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि जो आपके प्रतिपादक हैं, जो आपके लेखक हैं, जो आपके सिद्धांत हैं, ठीक है दोस्तों, ये सब यहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। पैडागोजी में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चंस सिद्धांत पर आधारित देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे हैं, इन चारों में से आपका कौन सा होगा, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पहला कहा गया है कि कुछ भी नहीं सीख सकते। अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी नहीं सीख सकते, पहले का ये मानना है। तो कोई बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता, यह किसी को कहने का हक नहीं है, किसी को मानने का हक नहीं है। हर बच्चा अपने अपने में कहीं ना कहीं श्रेष्ठ होता है। हर बच्चा कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ अलग भी सीख सकता है। तो कुछ भी नहीं सीख सकता, यह आपका बिल्कुल निगेटिव प्रश्न है। निगेटिव प्रश्न, सॉरी, आपका यह निगेटिव उत्तर है। निगेटिव उत्तर को आपको कट करना है और आपको आगे बढ़ना है। सेकंड में कहा गया है कि अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं भी छोड़ रहा हूँ। बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। जो बच्चा सक्रिय होगा उसका बुद्धि लब्धि कम होगा ही नहीं, ठीक, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत बुद्धिमान कोई बच्चा नहीं होता, बहुत ही परिपक्व कोई बच्चा नहीं होता है। अगर इसके आंसर की बात कर लें, इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरे का दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं, ठीक है, मिल बांट कर खेलते हैं, जिससे बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होगा। सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होगा। बच्चे अपने खिलौनों को मिल बांट कर खेलते हैं अन्य बच्चों के साथ, तो बच्चों में किस प्रकार का सामाजिकरण प्रक्रिया का विकास होगा, यही यहाँ पे आपसे पूछा गया है। अगर हम तीसरे के आंसर की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा, ये देखिए, इसमें आपका एकता एवं सहयोग की भावना, ठीक है, एकता और सहयोग की भावना कहीं ना कहीं बच्चों में देखने को मिलेगा, ठीक है। सामाजिकरण जो होता है आपका एकता सहयोग में आता है, एकता एवं सहयोग की भावना जागृत हो जाएगी। तीसरे का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की
वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद 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 का मतलब होता है अंतर करना, ठीक है। पहचानने और अंतर कब करने लगता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। पिछली क्लास में हमने इस क्वेश्चंस को ऐड किया था। अगर आपने पिछला वाला क्लास देखा है तो यह इसका आंसर आपको पता होगा। देखिए, चौथे की बात हम कर ले तो पूर्ण संक्रामक अवस्था में, यानी आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपका चौथे का दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया है कि निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए विद्यार्थियों को इस बात की छूट होती है कि वे शब्दावली, उसकी लंबाई और संयोजन अपने तरीके से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है? अगर मान लो तो आप एक टीचर हो, आप किसी क्लास में गए हो टीचिंग करने के लिए, आपने बच्चों से कहा है कि आप एक निबंध लिखिए, उसमें आपको अपने शब्दों को डाल सकते हो, उसका जो लंबाई है, जो उसका संयोजन है, आप अपने तरीक़ों से कर सकते हो। तो आखिर आपका क्या उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है, ये यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ देखिए, बच्चों का भाषाओं में लिखने की जांच, ठीक है। बच्चों का भाषाओं में लिखने की जांच करना, यानी बच्चे किन किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लिखने में किन किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इससे कहीं ना कहीं बच्चों का सोचने का क्षमता, लिखने का क्षमता, शब्दों का भंडार, ये सब जागृत आपको दिख जाएगा। पांचवें का तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बोल रहा है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका निगेटिव क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो विशेषता नहीं है, नहीं की बात यहाँ की जा रही है। जो आपका निगेटिव होगा वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम 6वें के सही आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, यह आपका सही है। जो सही है वह आपका गलत होगा। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी ठीक है, आपका सही है। आखिर जो आपका सही है वही आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे नहीं कहा गया है। निगेटिव प्रश्नों को यहाँ पे आपको ढूंढना है। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना, यह भी आपका सही है। जो आपका सही वही आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं कहा गया है। अब यहाँ पे आपका जो गलत है, देखिए केवल कुछ नहीं होता, ठीक है। केवल दोस्तों जहाँ पे आपको दिखा तुरंत आपका निगेटिव प्रश्न बनेगा, और जो आपका निगेटिव होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नहीं वाले क्वेश्चंस को आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक टिक करना होगा, वरना आप गलत करके आ जाओगे। तो गलत आपको नहीं करना है। 6वें का जो आपका तीसरा है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका कहा गया है कि एक बालक है जिसकी आयु 15 वर्ष है। एक बालक है जिसकी आयु 15 वर्ष है। यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? अब यहाँ पे आपको बुद्धि लब्धि निकालना होगा। जो आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है वो तो आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। नहीं पता है कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जब आप बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला होता है आप रखेंगे, आपका 120 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 120 आपका निकल कर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहा गया है। 8वें में कहा गया है कि निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? इसमें से आपका इन चारों में से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक द्वारा
प्रतिपादित नहीं है, ये यहाँ पे आपको बताना है। थॉर्नडाइक, कोहलर, वाइगोस्की, ठीक है, इन सब से क्वेश्चंस आपका बनेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं, सभी मनोवैज्ञानिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं, हम सभी क्वेश्चंस को हर एक क्लास में 2 से 3 क्वेश्चंस को हमने ऐड किया है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, तत्परता का सिद्धांत है, प्रभाव का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है, या फिर सीखने का प्रबलन सिद्धांत है। मैं यहाँ पे आपको दोस्तों बता दूँ, जितने आपके सिद्धांत हैं आप कमेंट करिएगा, तो हम हर सिद्धांत को एक नए क्लास में लाकर आपको दूंगा। जितने सिद्धांत आपके हैं, हम सभी सिद्धांतों को अलग से एक क्लास में ऐड कर मैं आपको दे सकता हूँ। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीखने का सिद्धांत आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि आपका थॉर्नडाइक का है। अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, यह आपका थॉर्नडाइक का नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9वां है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ देखिए, स्त्रियों का यानी लड़कियों का जो हस्तलेख होता है, जो उनकी राइटिंग होती है, पुरुषों की अपेक्षा अच्छी होती है। जो लड़कियां होती हैं, आपने देखा होगा, लड़कियों का जो हैंड राइटिंग होता है वह पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, यह आपका बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा। यहाँ पे आपको सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, यह तो आपका सही है। आपने अपने आसपास, आप हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, BTC, हर जगह आपने देखा होगा कि लड़कियों का हैंडराइटिंग पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसके बाद जो आपका सेकंड वाला है, कहा गया है कि पुरुष सुझावों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल गलत है। ठीक, ऐसा नहीं होता है। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। दोस्तों, यह आपका ठीक है, गलत है। लड़कियां कहीं ना कहीं मैथ में कमज़ोर होती ही हैं। ठीक है दोस्तों, तर्क करने में, ठीक, तर्क वितर्क करने में, मैथ में जो लड़कियां होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं पुरुषों की अपेक्षा अधिक नहीं होती हैं, वो पुरुषों की अपेक्षा कम होती हैं। यानी आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपका चौथा वाला, ये तो आपका एकदम से गलती है। जो आपका सही आंसर होगा, आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वें का पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है कि वैश्विक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 10 की बात यहाँ पे की जा रही है। गाल्टन जी ने किया था। ठीक, आपका 10वें का चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि में मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम 11 की बात कर लें, तो इसमें आपका ग्रेडिंग पद्धति यहाँ पे आपका सबसे अच्छा हो जाएगा। ओके दोस्तों, ग्रेड ABCD, ये जो आपका ग्रेड होता है, कहीं ना कहीं यह आपका मूल्यांकन का सबसे अच्छा पद्धति आपका हो जाएगा। ठीक है, तो तुलना नहीं करना है। ठीक है, तुलना नहीं करना है, श्रेणी के आधार पर बच्चों को नहीं बांटना है। ठीक है, यह आपका जो ग्रेडिंग होता है सबसे अच्छा होगा। 11वें का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपका वृद्धावस्था है, तो आपका ठीक है नहीं होगा। जो आपका किशोरावस्था, ये भी आपका नहीं होगा। अब ये जो आपका दोस्तों ठीक है, दोहराने की इच्छा होती है, और कहीं ना कहीं आपको बच्चों में शैशवा अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मान लो आप बच्चों से बोलोगे कि, बच्चा पूछेगा कि ये क्या है, आप बोलोगे कि ये आम है, तो बच्चा बोलेगा आम है।
ये क्या है, आम है। तो मतलब बच्चा एक ही चीज़ों को कहीं ना कहीं कई बार बोलता है। तो ये जो अवस्था होती है आपका शेषवा अवस्था में होता है, ठीक है। बच्चे एक ही बात को रिपीट करते हैं। 12वें में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अनुसूचित छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पहली बात तो ये, शिक्षक को बालक ऊंच जात का हो, नीच जात का हो, ठीक है, गरीब हो, अमीर हो, किसी में भेदभाव नहीं करना है। पहली बात तो ये। देखिए आपका उत्तर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सभी बालकों को समान शैक्षिक अवसरों का समानता देना, सभी उच्च जाति के बालकों को अलग करके, अलग अलग दोस्तों कुछ नहीं होता है, अलग करके उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। अलग नहीं करना है, ठीक है, भेदभाव नहीं करना है। देखिए उनके प्रति नीच जाति होने का भेदभाव करना, भेदभाव नहीं करना है। पहली बात, छुआछूत, उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना करनी, भेदभाव अलग, छुआछूत नहीं करना है, ठीक है। सबको समान अवसर देना है, सबको समान अवसर यहाँ मिलना चाहिए। यानी आपका जो 13वां है, 13वां का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है इसमें, इसमें कहा गया है कि आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। अधिगम को आसान बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग आप करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे अधिक लाभ देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन हमने एक क्लास में ऐड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, जो पढ़ने में समान स्तर के हैं, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, जो आँखों से अधिक देख पाते हैं। पहली बात तो ये, यहाँ पर आँखों से अधिक देखने की बात नहीं की गई है, इसको काटिए, ठीक। आपका चौथा वाला गलत है। इसके बाद जो निम्न स्तर के हैं, ठीक है, जो निम्न स्तर के हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, जो बच्चे पढ़ने में उच्च स्तर के हैं उन्हें फिगर से मतलब नहीं होता है, वो वाक्यों से कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को, हर एक पैराग्राफ को पढ़कर भी समझ सकते हैं। लेकिन जो समान रूप से हैं, क्या है, जो समान रूप से हैं, कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं। जब यहाँ पे आपका चारों का चारों गलत है, बताइए आपका कौन सा सही है। जो आपका सबसे अधिक सही है वह आपका है कि जो उच्च स्तर के हैं, ठीक है, जो उच्च स्तर के बच्चे हैं उन्हें सबसे अधिक लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। 14वें का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। जितने भी आपके उत्तर रहेंगे सब उत्तर आपको गलत भी लग सकते हैं, सही भी तो लग सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे सही होगा, जो सबसे अधिक गलत होगा, वही आपका सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मक का पोषण करता है। अब यहाँ पर देखिए 18वें की बात हम यहाँ कर लें। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18वें की बात कर लें तो इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही होगा। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका सबसे सही जो होगा वह आपका पहला वाला होगा। अब ये जो आपका जो आपका 3 उत्तर है, इसमें गलती कहाँ पर है, आप एक बार देखिएगा, आपको वो गलती दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर आपका कोचिंग, बच्चों का कोचिंग से मतलब नहीं है, ठीक है। बल देना, बच्चों में कोई भी बल नहीं देना है। पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर, ठीक है दोस्तों, यह आपको नहीं देना है। इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, 15वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि पहला सही होगा? नहीं, ठीक, ऐसे आप मिस्टेक करेंगे। पहला वाला आपका नहीं सही होगा। 15वें का आपका दूसरा वाला ही बिल्कुल सही होगा, ठीक है।
18वें आपका 15वें में दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो सबसे सही होगा आपको उसी को टिक करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि अधिगम की प्रक्रिया प्राकृतिक दशा का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए, अधिगम के प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसका जवाब यहाँ पे आपको देना है। 16वें में आपका पहला वाला बिल्कुल सही होगा। आप इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रख सकते हैं, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। यह क्वेश्चंस आपको इस बार कन्फर्म है देखने को मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। 17वें में आपसे क्या कहा गया है, कहा गया है कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, बालक को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, बालक को ज्ञानवर्धक बनाना, बालक को अच्छे संस्कारों में ढालना। अब यहाँ पर जो शिक्षक का जो प्रमुख कार्य है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, देखिए, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरणा देना। जब बालक को आप सीखने का अभिप्रेरणा देंगे तो बालक पढ़ने भी लगेगा, ज्ञानवर्धक भी टिके बन जाएगा, संस्कारी भी हो जाएगा। ये आपके जो तीनों उत्तर हैं आपको पहले वाले में देखने को मिल जाएंगे। यानी जो आपका सही आंसर है 17वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही आपका टिके हो जाएगा। पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 18। कहा गया है कि किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं। अब यहाँ पर आधार पर सोचने की क्षमता के विकास का आवश्यक तत्व जो है वो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। असीमित कल्पना शक्ति, असीमित नहीं सीमित। ठीक है, यह आपका गलत होगा। बालक के अक्षम अनेक समस्याएं, यह भी आपका नहीं होगा। उनकी बोलने की गति, ये भी आपका दोस्तों नहीं होगा। भाषा संप्रेषण में निपुणता, भाषा संप्रेषण में निपुणता आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 18वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 19वां में कहा गया है कि समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है। यानी ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो वन मानुष पर प्रयोग किए थे, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, थॉर्नडाइक या फिर आपका कोहलर या स्किनर या फिर देखिए जीन पियाजे। अगर जहाँ पे आपका बंदरों का आएगा बात, जहाँ पर वनमानुष का बात आएगा वहाँ पे आपके कौन होंगे, आपके कोहलर महोदय हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपके कोहलर महोदय आपके हो जाएंगे। देखिए कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस किस पर अपना आविष्कार किया था, अपना खोज किया था। ठीक है दोस्तों, अपना जो भी उनका प्रयोग था उन्होंने किया था। इन सभी का मैं अलग से एक क्लास आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, योगात्मक प्रतिरूप या फिर गुणात्मक, ऋणात्मक या फिर धनात्मक। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात यह है 20वें में कि आपका गुणात्मक प्रतिरूप हो जाएगा। ठीक है, आपका 20वें में आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो माँ बाप के अंदर जो भी वंशानुक्रम होता है कहीं ना कहीं वह बच्चों तक पहुंच जाता है। 20वें में आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी इसी वक्त कर लें। हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख चुके हैं, अभी यहाँ पर आपको काफ़ी क्वेश्चन देखना बाकी है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, ये आप लोग यहाँ पर जान लीजिए।
सभी क्लास यहाँ पे आपको मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। कोई दिक्कत तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि समावेशी शिक्षा ... को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। समावेशी शिक्षा क्या होता है, पहले आप ये जान लो कि आपका समावेशी क्या होता है। हमने आपको कई बार बताया है, फिर आप जान लीजिए। जिस कक्षा में सभी प्रकार के बालक पढ़ते हैं वह आपका समावेशी कक्षा होता है। ठीक है, जिस क्लास में जिस जगह पर सभी प्रकार के लोग वास करते हैं उसे समावेशी कहते हैं। ठीक, आइए अब यहाँ पर देखिए केवल, अब जहाँ पे आपका केवल है पहले आप उसको आंख मूंद कर काट दो। ठीक है, केवल कुछ नहीं होता है। ठीक, केवल आपका तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, केवल आपका कुछ नहीं होगा। क्या बचा आपका, समान एवं अधिगम अक्षम। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोस्तों केवल शब्द आपको कहीं पर भी मिल जाए, केवल शब्द आपको किसी भी क्वेश्चंस के उत्तर में देखने को मिल जाए, तुरंत आपको बिना सोचे हुए उसको काट देना है। लेकिन अगर प्रश्नों में नहीं शब्द नहीं रहेगा तो, अगर प्रश्नों में नहीं शब्द है और केवल लगा है फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि लिखने, चलने, टहलने और बोलने में जो दोष होता है, जो अक्षमता होता है बच्चों में, वह आपका किस दोष के अंतर्गत आएगा। लिखने, चलने, टहलने और बोलने। 22 की बात हम यहाँ कर लें। 22 में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्रेक्सिया। ठीक है दोस्तों, अप्रेक्सिया दोष जिस बच्चों में होता है उन्हें कहीं ना कहीं लिखने, चलने, टहलने और बोलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसे अप्रेक्सिया दोष कहते हैं। जितने भी आपके दोष हैं सभी दोष को मैं एक क्लास में ऐड करके मैं आपको दे दूंगा बहुत जल्द ही। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 23 है। 23 यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है 23 में कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 का दस्तावेज किस मूल्य पर शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित करता है। यहाँ 23 की बात हम कर लें। 23 में आपका क्या होगा, सामाजिक न्याय एवं समानता। क्या होगा, सामाजिक न्याय और समानता। यह आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनीतिक से मतलब नहीं है, फ्रीडम से मतलब नहीं है, ओके दोस्तों, आर्थिक से मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रीडम से मतलब नहीं है, आर्थिक का कोई मतलब नहीं दोस्तों, राजनीतिक का कोई मतलब नहीं है, जो है आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग 24 पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा गया है 24 में कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है। अब यहाँ पर बाल विकास के वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है 24 में। देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या होगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी यहाँ पे आपका तीसरा वाला, यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 24 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 25 है। 25 यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए। माना कोई शारीरिक रूप से विकलांग बालक है तो विद्यालय में उसके लिए आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए। निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बालकों के लिए आवास होना चाहिए, आवास से कोई मतलब नहीं है। खाना खाने के लिए भोजन हो दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं है। उचित प्रबंधन, ठीक है दोस्तों, प्रवेश के लिए उचित प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। 25 में आपका पहला वाला
बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ आपको सोचना विचारना नहीं था, बस आवास, भोजन और निःशुल्क आपको काटना है। जो उचित प्रबंधन सुविधाएं होंगी वही बच्चों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 25 में पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका है 26। देखिए 26 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि बच्चों में खेल उनमें सामाजिकरण दें लिया क्यों आवश्यक है। बच्चों में खेल उनके सामाजिकरण दे के लिए, ठीक है, यहाँ होना चाहिए के लिए क्यों आवश्यक है। जो आपके कुछ शब्द हैं, कुछ शब्द में अगर मिस्टेक होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आखिर मिस्टेक कहाँ पे है। ठीक है, क्यों आवश्यक है ये यहाँ पे आपको बताना है 26 में। 26 में दोस्तों आपका क्या होगा, 26 में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 27 कहा गया है कि सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। 27 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा, खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं, निर्माण संबंधित क्रियाएं। 27 की बात कर लें, 27 में आपका दोस्तों भाषण का कोई मतलब नहीं है। बच्चे भाषण से बोर हो जाएंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषण का कोई भी उद्देश्य नहीं है। ठीक है, प्राथमिक स्तर के बालक में भाषण का, लेक्चर का कोई भी रूप, कोई भी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, आइए यहाँ पे आपका 28 है। देखिए 28 में क्या बोल रहा है, 28 में कहा गया है कि बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए ये यहाँ पे आपको बताना है। सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान। दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 28 की बात हम यहाँ कर लें तो सामाजिक विज्ञान से कोई मतलब नहीं है, प्राकृतिक विज्ञान से कोई मतलब नहीं है, भौतिक विज्ञान से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, बालक के बालक मनोविज्ञान से। ठीक है, बालक के बालक मनोविज्ञान से। आप बाल विकास पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, बाल विकास आपका एक प्रकार का बाल मनोविज्ञान ही है। ठीक है, 28 में आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 29 यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। आकलन की विशेषता नहीं है, ये बात यहाँ पे आपको बताना है 29 में। यहाँ देखिए इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। चौथा वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेड के रूप में क्या आता है, यह आपका उस ठीक है नहीं होगा। जो आपका देखिए जो आपका सही है वही देखिए आपका गलत है। यहाँ पर देखिए नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ पे आपका चौथा वाला सही होगा। ठीक है, 29 का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती हैं। यहाँ पर देखिए पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक नहीं, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं यानी जो लड़कियां होती हैं, छात्रों की अपेक्षा जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों के अपेक्षा अधिक कुशल होती हैं। यानी कहा गया है, इसका मतलब यह है कि जो लड़कियां होती हैं पूर्व माध्यमिक में, लड़कियां लड़कों से अधिक तेज होती हैं। इसका कहने का मतलब ये है, किसमें, पठन गति में, शैक्षिक अभिक्षमता में, या बुद्धि में, या शारीरिक लंबाई। बताइए, अब यहाँ पर अगर 30वें की बात कर लें तो लंबाई से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बुद्धि समान होती है। बुद्धि का यूज करना अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, आपका सेकंड वाला भी नहीं होगा। 30वें में आपका क्या होगा, 30वें में आपका पठन गति में। ठीक है दोस्तों, पठन गति में तेज होती हैं, ये बात सही है। जो पूर्व माध्यमिक की लड़कियां होती हैं, जो उनका पढ़ने का स्पीड होता है वह कहीं ना कहीं छात्रों की अपेक्षा, जो लड़के होते हैं लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेज पढ़ती हैं। ठीक है, अधिक पढ़ती हैं। 30वें में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 31 में कहा गया है कि
आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है, ठीक है, जो कि वह गुटखा और सुपारी खाकर कक्षा में आता है। आप निम्नलिखित में से उसकी इस हरकत का जो जिम्मेदार है किससे मानेंगे, बताइए। एक बच्चा है, आपके क्लास में वह गुटखा सुपारी पान खा के आता है, तो इसका जिम्मेदार आप किससे मानेंगे, ये यहाँ पे आपको बताना है। 31 की बात कर लें, 31 में आपका क्या होगा, उसका सामाजिक वातावरण। ओके, तो उसका अंतः इच्छा नहीं होता है। कोई बच्चा पैदा होते ही हर चीज़ नहीं सीखता है। अगर उसके आसपास के लोग, उसके फैमिली में कोई गुटखा सुपारी नहीं खाएगा तो बच्चा भी नहीं खाएगा। अगर कोई खाता होगा तो उसका सामाजिक वातावरण उस पर पड़ेगा और वह कहीं ना कहीं वह भी खाना स्टार्ट कर देगा। यानी आपका 31 में सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखाने का उसका तरीका, ये सब देखिए दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, आपका जो है सेकंड वाला सामाजिक वातावरण आपका हो जाएगा 31 में, आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 32। इसमें कहा गया है कि शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षिका को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक शिक्षिका को सुचारू रूप से कक्षा को चलाने के लिए अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसा क्यों, अब यहाँ देखिए, कक्षा कक्ष का अनुशासन बना रहता है, शिक्षार्थियों को एक पद्धति पसंद नहीं आती है, यह पद्धति शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करें 32 की, तो 32 में आपका क्या होगा, 32 में आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ठीक है, तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, आपका यहाँ पे आपका है 33। कहा गया है, आप अपनी कक्षा के किसी विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानेंगे। आप कक्षा में हो, आपने क्लास में हो, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए किन्हीं उत्साहित करना है, आप क्या करोगे बताइए। आप प्रलोभन नहीं देना है, बच्चों को लालच नहीं देना है। ठीक है, बच्चों को लालच कभी नहीं देना है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आत्मसम्मान को सुरक्षित करना ये भी देखिए आपका नहीं है। उसकी प्रशंसा दूसरों शिक्षार्थियों के समक्ष करना ये भी आपको नहीं करना है। किसी बच्चों को आपको नीचा ऊंचा दिखाने का कोई भी हक नहीं है। इसमें आपका जो सही आंसर होगा, आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 34 आपसे कहा गया है कि किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। सही, इसमें आपका क्या होगा, 34 में आपका क्या होगा, इसका आपको बताना है उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। ठीक है, तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 में आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 की बात कर लें, 35 में आपका क्या होगा, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। 35 की बात कर लें तो यहाँ पे आपका दोस्तों क्या होगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर। इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 35 का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, आपका 36 में आपसे क्या कहा गया है, कहा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है। कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है, 1, 2, 3 या 4। अगर अवस्थाओं की बात कर लें तो इसमें आपका 3 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, 3 अवस्थाओं पर पहचान की है। 36 का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 37। इसमें कहा गया है कि यदि
व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? आइए, किसने दी है? 37 की बात कर लें। परिभाषा से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं परिभाषा का पूरा जो क्लास है मैं अलग से आपको लाकर दे दूंगा। 37 की बात कर लें, इसमें आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका 38 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक सार्थक के रूप में अपने अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? ये यहाँ पे आपको बताना है। बालक के आर्थिक स्थिति पे नहीं दोस्तों, आर्थिक से मतलब नहीं है। आर्थिक को देखते हुए आपको दोस्तों ने काट देना है। बालक की इच्छा पर, बालक की इच्छा पे नहीं, ठीक, बालक के सामाजिक स्थिति पर नहीं। यहाँ पे आपका क्या होगा? चौथा। ठीक है दोस्तों, 34 का आपका चौथा वाला 38 का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि 39 यहाँ पे आपका है कि तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है? समान शिक्षा का, या फिर दोस्तों समस्या समाधान का, सामुदायिक मांग का, या इनमें से कोई नहीं। तार्किक चिंतन की बात यहाँ की जा रही है 39 में। इसमें आपका क्या होगा? समस्या समाधान का। ठीक, इसमें आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 40 क्वेश्चंस कहा गया कि एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है? हम लोग यहाँ पर 40 क्वेश्चंस पर आ चुके हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक क्वेश्चन ढूंढ कर टाइप करने में, आप तक पहुँचाने में काफ़ी टाइम लगता है जी। ठीक है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। बस किसके लिए करता हूँ? आपके एक लाइक, आपके एक शेयर, आपके एक सब्सक्राइब के लिए करता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर से, एक सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और ताकि मैं इस मोटिवेशन के साथ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको लाकर दे सकूँ। देखिए, एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात कर लें तो इसमें आपका देखिए उत्तर क्या होगा? कठोर अनुशासन। ठीक, यह आपका गलत होगा। पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, ये भी आपका नहीं होगा। मुख्य की बात यहाँ देखिए हो रही है, जितना संभव है उसे गतिविधियां कराना, ये भी आपका सही है। लेकिन सबसे सटीक की बात यहाँ की जा रही है अवसर प्रदान करने। तो अवसर, जहां आप अवसर देना बच्चों को, वही आपका बिल्कुल सही ठीक होगा। अवसर जहां दिखेगा वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 41 है। 41 कह रहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? 41 की बात कर लें, यह आपका है रास महोदय का। किसका है? आपका, आपके रास महोदय जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 41 में आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है 42 में, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को, घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा तार्किक रूप से किसी वस्तु या घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है तो वह कौन सी अवस्था होती है? ये यहाँ पे आपको बताना है। 42 में मूर्त संक्रामक अवस्था आपकी होती है। इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला आपका बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं 43 में क्या होगा कि अधिगमकर्ता के आत्म नियमन से क्या तात्पर्य है? अब यहाँ देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपका आत्म अनुशासन और नियंत्रण, पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन दोस्तों, देखिए यहाँ पर सबसे आसान क्वेश्चन से गणित संबंधित समस्या को कहते हैं, देखिए डिस्कैलकुलिया। हम हर क्लास में इसको लेते हैं क्योंकि यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से जरूर आपका नंबर 1 नंबर का आएगा। डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब क्या, कैलकुलेशन किसमें होता है, ठीक है, मैथ में होता है, यानी आपका गणित संबंधी जो समस्या होगा आपका डिस्कैलकुलिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए 44 का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ आ गए हैं 45 में। देखिए, किसी बालक के आकलन में संज्ञान का महत्व है, किसी बालक के आकलन में कौन से संज्ञान का महत्व है, इसका आपको बताना है। बच्चों के पूर्ण ज्ञान की जांच करना, बच्चों की आंतरिक उथल पुथल ज्ञान करने में, बच्चों का पूर्ण ज्ञान की जांच करने में, या फिर आपका नंबर 3 पे है बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में। भय नहीं करना, ठीक है, बच्चों में क्रोध की भावना जागृत। देखिए यहाँ पे जो आपका ठीक है भय दोस्तों, जो आपका ठीक है, जो आपका क्रोध है, जो आपका भय है, ये आपको नहीं करना है, उथल पुथल लेकर नहीं करना है। यहाँ पे आपका पहला वाला 45 में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बच्चों के पूर्ण ज्ञान की जांच करने में 45 में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका है 46 है। देखिए 46 क्या बोल रहा है कि जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है। विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार की जो तो चिंतन होती है उससे क्या कहते हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। 46 में क्या होगा आपका पहला वाला बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्लास काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, लंबे क्लास में आपको लंबा नंबर मिलेगा। ठीक है, जितना लंबा क्लास उतना अधिक नंबर कहीं ना कहीं आपको मिलने का चांस बढ़ जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है 47, कहा गया है कि ऐसा शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण नहीं होता है। बताइए इसमें आपका क्या होगा। 47 की बात कर लें, 47 में आपका उच्च बौद्धिक क्षमता, ठीक है, 47 में आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका 48 है, 48 में कहा गया है कि संज्ञान का समान बोलचाल में अर्थ है। संज्ञान का समान बोलचाल में अर्थ क्या है, जानना, भूलना, देखना या देखिए सुनना। बताइए इसमें आपका क्या है। 48 में क्या है, देखिए जानना, क्या आपका जानना, पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जानना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 49। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार है शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बनाता है। 49 में आपका क्या होगा, 49 की बात कर ले तो इसमें आपका दोस्तों देखिए सूक्ष्म द्वारा, इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 50वां प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने या फिर भड़कने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। क्रोध, आवेग, संवेग या फिर प्रेरणा। 50वें के आंसर की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा, संवेग होगा। ठीक है, संवेग यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन टाइप कर कर आप तक भेजने में काफ़ी टाइम लगता है। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है। देखिए यहाँ पे आपका 51 प्रश्न है। कहा गया है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है। यहाँ देखिए 51 में आपका क्या होगा, 51 में आपका नंबर 3 आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं इस क्लास में आपको काफ़ी
अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले होंगे। कोई डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं और भी 1 मिनट। यहाँ पे आपका 51 है और ये आपका वही क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 बार आ गया है। देखिए 51 इसके बाद यहाँ फिर से आपका 51। ओके दोस्तों, तो हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में और नए बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ है। धन्यवाद।